हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि और आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के एक इंट्रोडक्शन से कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्या है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो नाम में ही इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कॉस्ट जब बढ़ती है उससे होने वाला इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अपन ने देखा था जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है एग्रीगेट सप्लाई से, तब क्या होता है, तब होता है अपना डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये अपन ने देखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हो रही है। बाकी कम क्या हो रही है, कम हो रही है अपनी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड सेम है और एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है। वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई सेम थी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी। ये अपन ने इससे पहले वाले में देखा था। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल है और एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है। ये अपन को देखना है। अब अपन बात करते हैं कि ये होता क्यों है, ये होता किन किन वजह से है, वो कॉज अपन आके देखेंगे। बाकी अगर अपन एक ओवरव्यू की बात करें तो जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रोड्यूसर की जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसकी अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी वो जो भी चीज़ें खरीद रहा है या फिर अगर उसकी मोनोपोली है, अगर वो इच्छा से अपने प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहता है, उसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ती है तो क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। यानी किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, यानी किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बट डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं, सप्लाई कम होने की वजह से। ये अपन देखते हैं। सप्लाई कैन ऑल्सो कॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर if the aggregate demand remains same या unchanged but the aggregate supply falls due to exogenous causes then the price level increases। क्या होता है कि किसी भी कारण से अगर एग्रीगेट सप्लाई गिर जाती है या कम हो जाती है, बट जो एग्रीगेट डिमांड है वो चेंज नहीं होती, जो उतनी की उतनी है तो वही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड 100 थी और तब एग्रीगेट सप्लाई भी 100 ही थी, तो ये दोनों बराबर थे। अब क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड तो 100 ही है, बाकी ड्यू टू एनी अदर रीज़न, कोई से भी रीज़न की वजह से एग्रीगेट सप्लाई 80 रह गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा क्योंकि 80 है और 80 की वो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो कि डिमांड कम हो जाए। ये अपन देखते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं इसके कर्व की, कर्व पे चलेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके ग्राफ पे देखते हैं। सबसे पहले अपन ने y एक्सेस पे लिया है इन्फ्लेशन और x एक्सेस पे लिया है रियल नेशनल इनकम, यानी अपन इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड नॉर्मल है अपनी, अनचेंज है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। एग्रीगेट सप्लाई अपन जानते हैं सबसे पहले नॉर्मल रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ के फिर वापस वर्टिकल हो जाती है। ये अपन देख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से अगर अपन समझना स्टार्ट करें कि जैसे ये जो जगह है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 150 एप्पल की सप्लाई हो सकती थी मैक्सिमम। ठीक है। अब क्या हो रहा है, और उस टाइम प्राइस कितनी थी, उस टाइम प्राइस थी P0। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सीड्स बढ़ गए। ठीक है। और जो प्रोड्यूसर था उसके पास 10,000 रुपीज़ थे, प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास 10,000 रुपीज़ थे। अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सीड्स बढ़ गई तो उसको क्या हुआ, कम सीड्स लेने पड़ेंगे, सीड्स उसके पास कम आएंगे। तब वो क्या कर पा रहा है, कम पेड़ उगा पा रहा है। एक दिन में नहीं उगते, एक साल में भी नहीं होता, बट अपन ऐसे मान के चलते हैं, देखो ऐसा हो जाता है। तो जब क्या हो रहा है कि पेड़ कम पड़ेंगे उसके उगाने के लिए, तब जब अगर पेड़ कम उगेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। बट इसके कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा। तो जैसे ही उसके सीड्स की प्राइस बढ़ी तो क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई और क्या हुआ, प्राइस उसने बढ़ा दी, P0 से P1 कर दी और 150 से प्रोडक्शन रह गया 120। समझ गए यहाँ तक। अब क्या होता है, जब अगली बार वो
सीड्स लेने गया, उसका सारा काम हो गया, उसने बेच दिए सारी चीज़ें, अगली बार जब वो सीड्स लेने गया तब प्राइस और बढ़ गई, और उस और बढ़ने से वो क्या कर पाया, कम सीड्स ले पाया, तो प्रोडक्शन और कम हो गया। ओके, अब प्रोडक्शन और कम होने की वजह से वो क्या करेगा, अपने गुड्स की यानी अपने एप्पल्स की प्राइस क्या करेगा, और बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से प्राइस कहाँ पे चली जाएगी, P2 पे चली जाएगी इधर। तो इस वजह से क्या होता है, प्राइस बढ़ती रहती है और सप्लाई कम होती रहती है। बट अगर अपन ने देखा जो एग्रीगेट डिमांड है AD है वो क्या है, अनचेंज है, वो चेंज नहीं हो रहा, पर चेंज किस में, ओनली एग्रीगेट सप्लाई में है। तो ये अपन देखते हैं, समझ गए। अब अगर ऐसा होता है कि वो अगली बार भी लेने गया और क्या हो जाता है, और महंगी हो जाती है, तब एक और कर्व आ जाएगा यहाँ पे, और ये और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा इस साइड, यहाँ पे वर्टिकल हो रहा है ना ये ऐसे, और फिर क्या होगा, आउटपुट और कम हो जाएगा, ऐसे मान लो यहाँ पे 80 हो गया, और प्राइस और बढ़ जाएगी यानी P3, ऐसे हो सकता है। तो होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई स्टेट बनता है उसका, ठीक है। कि अपन शॉर्ट रन की बात करते हैं, बाकी आपको इतने लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये देखो कि एग्रीगेट सप्लाई जब कम होती है तब क्या होता है, प्राइस बढ़ जाएगी, ये अपन देखते हैं। अब अगर अपन बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या है, कि किसी किसी तो कारण से तो होगा कि प्राइस बढ़ने का कुछ तो कारण होना चाहिए, वो है अपने पास। अब अपन उसको देखते हैं, कॉजेज़ ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें राइज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, यानी इनपुट्स की कॉस्ट में राइज हो जाना। राइज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं वेजेस इन्फ्लेशन, यानी वेजेस बढ़ने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह सेम आ रहे हैं, बाकी वर्कर्स ने हड़ताल कर दी कि नहीं हमको तो ज़्यादा पैसा चाहिए, हम 100 रुपये में काम नहीं करेंगे, हमको 120 रुपये चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि उन्होंने उनकी मांग पूरी कर ली, क्योंकि अगर यहाँ पे इस टाइम क्या होता है, यूनियन प्रेजेंट होती है। यूनियन प्रेजेंट होने की वजह से वो हक के लिए लड़ती है, और हक के लिए लड़ेगी तो सब जने हड़ताल करेंगे, और उनको काम निकलवाना है अपना, तो उनकी प्राइस बढ़ानी ही पड़ेगी, उनके वेजेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। उस वजह से क्या होता है कि वेजेस इंक्रीज की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या फिर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, और उसके अंदर लगने वाला जो भी खर्चा है वो आप किस में जोड़ोगे, उसकी कॉस्ट में जोड़ोगे, तो उसी वजह से गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई, और गुड्स की कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो बिकेगा भी महंगा, प्राइस भी बढ़ जाएगी उसकी एक तरह से, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं थर्ड चीज़ है जो नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा। इसमें अपन बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ना कोई वेजेस बढ़ी है, ना कोई अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। अब क्या होता है, एकदम से सुनामी आ जाती है, या फिर कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती है, और अपन को रॉ मटेरियल्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छी रेट पे नहीं मिल सकती, क्योंकि आधी चीज़ें ख़राब हो गई। अब क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स मिलेगा वो हाई कॉस्ट पे मिलेगा, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई हो जाएगी। या फिर अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई भी नहीं होती तो जो प्लांट है अगर उसको भी कोई दिक्कत हुई होगी, डिमांड बढ़ गई होगी, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, बट अपन ये देखते हैं मेनली कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है और उस आदमी की कॉस्ट बढ़ जाती है जो उस चीज़ को प्रोडक्शन करने वाला होता है। तो जैसे ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी वही सेम चीज़ आ जाएगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से गुड्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और गुड्स की कॉस्ट बढ़ने से अपन जानते ही हैं क्या जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा चाहिए हो, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो, वो अपन आगे देखेंगे, मनी सप्लाई वगैरह चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती है। बट
आप ये देखो कि अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, मार्केट से पैसा निकालना है, तो वो क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी। ओके, अब टैक्सेस बढ़ाती है तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स है उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। और अगर प्रोड्यूसर पे टैक्स ज़्यादा लगेगा, या फिर अपन मान लो जीएसटी बढ़ गया या डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, अगर उन प्रोड्यूसर पे टैक्स ज़्यादा लगेगा या फिर जीएसटी बढ़ गया, तो उस वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी, यानी गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और वो गुड्स की कॉस्ट बढ़ने से अपन सीधा सीधा जानते हैं इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर वो सारी चीज़ें, सारा कॉस्ट खुद तो बियर करेगा नहीं, खुद तो भुगतेगा नहीं, वो किससे लेगा, अपन से लेगा, नॉर्मल कंज्यूमर से लेगा, इसलिए क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर अपन लास्ट बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, जिसमें अपन बात करें डिवैल्यूएशन ऑफ आवर करेंसी, अगर अपनी करेंसी डिवैल्यूएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, इसमें अपन ये बात देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अपनी करेंसी की वैल्यू थी $1 = 85 रुपीज़ या 80 रुपीज़, और $1 अब क्या हो जाती है, 95 रुपीज़ हो जाती है। यानी जो इंसान, मतलब बाहर के जो लोग हैं, वो अगर $1 में 85 रुपीज़ की चीज़ खरीद सकते थे पहले, अब क्या कर पा रहे हैं, $1 में 95 रुपीज़ की चीज़ खरीद सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब डिमांड वो ज़्यादा कर रहे हैं और अपने यहाँ से माल उधर चला जाएगा, बट अपनी जो डिमांड है वो तो अनचेंज ही रही। ठीक है, अगर अपन 100 की डिमांड कर रहे थे तो वो 100 तो अनचेंज ही रहा, बट बाहर चला गया, वो अपने देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने कॉल नहीं है वो, बट क्या हो गया, एक तरह से एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई। तो जैसे ही एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, और क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज़ हुई तो क्या होगा, गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और गुड्स की कॉस्ट बढ़ने से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो अपन ने क्या क्या देखे, अपन ने सबसे पहले देख ली इसकी डेफिनेशन, फिर इसका ग्राफ और इसके कॉजेस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।